गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं? चलिए, बढ़िया ही रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए, ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम लोग अपनी क्लास पे पहुंचते हैं। अच्छा देखिए, हम बात कर रहे थे ट्वेल्थ फिजिक्स में रे ऑप्टिक्स की बात कर रहे थे। और रे ऑप्टिक्स में हमने स्टार्ट किया था ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाशिकी से। जब हम प्रकाशिकी की बात कर रहे थे तो प्रकाशिकी में हम लोगों ने सबसे पहले बात की थी काई की प्रकाशिकी की। मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ पूरी की पूरी आप लोगों को कि हम बात कर रहे थे काई की प्रकाशिकी के बारे में। जब हम बात प्रकाशिकी के बारे में कर रहे थे तो प्रकाशिकी में हमने देखा था प्रकाशिकी क्या होती है। प्रकाशिकी वह प्रक्रिया है जिसमें जिसमें क्या होता है, प्रकाश तथा उसके गुण धर्मों का अध्ययन किया जाता है, या फिर ये कह सकते हैं प्रकाश तथा प्रकाश के कारण होने वाली परिघटनाओं का अध्ययन जहां किया जाता है वही क्या कहलाती है, प्रकाशिकी कहलाती है। क्लियर है इतनी सी बात? आप लोगों ने कहा बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद में हमने देखा कि सच्ची प्रकाश क्या होता है, क्या होता है, प्रकाश क्या होता है। तो हमने बात की कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को दिखाने की संवेदना प्रकट करती है। क्या है जी? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को दिखाने की संवेदना प्रकट करती है। अरे हाँ बोलो। जैसे ही हमने प्रकाश पढ़ लिया उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाश के गुण धर्म। क्या पढ़े? प्रकाश के गुण धर्म पढ़े। गुण धर्म में हमने क्या देखा कि प्रकाश क्या है जी? ऊर्जा है। ऊर्जा है तो प्रकाश के अन्य अन्य क्या क्या होते हैं? गुण धर्म होते हैं। जैसे प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश कैसा चलता है? सीधी रेखा में चलता है। और इसका अध्ययन या इसको हम जान सकते हैं कि अगर लाइट आ रही हो तो हमारी क्या बनती है? परछाई बनती है। क्या बनती है बेटा जी? परछाई बनती है। और परछाई के आधार पर ही हम क्या देख सकते हैं कि प्रकाश कैसी रेखा में चलता है? सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश का क्या होता है? अगली प्रॉपर्टी की मैं बात करूं तो प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन होता है। अर्थात प्रकाश जो किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है तो वो लटकर उसी माध्यम में चला जाता है जिस माध्यम से वह आया था। यही परिघटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। उसके बाद में हमने देखा प्रकाश का अपवर्तन भी होता है। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि प्रकाश जब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो अपने पथ से थोड़ा सा भ्रमित हो जाता है, विचलित हो जाता है। प्रकाश की यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। उसके बाद में हम जब आगे बढ़े तो आगे बढ़ के हमने देखा कि प्रकाश का साफ वर्ण विक्षेपण भी हो सकता है। वर्ण विक्षेपण बोले तो प्रिज्म द्वारा प्रकाश को उसके साथ रंगों में विभाजित करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। आ रही बात समझ में? तो प्रकाश का प्रकीर्णन भी हो सकता है, प्रकाश का विवर्तन भी हो सकता है, व्यतिकरण भी हो सकता है, ग्रहण भी हो सकता है। तो ये सारी की सारी क्या होते हैं? प्रकाश के गुण धर्म होते हैं। क्लियर है इतनी सी बात? जैसे ही हम आगे बढ़े, जैसे ही बच्चा हम आगे बढ़े तो हमने सबसे पहले देखा था प्रकाश का परावर्तन। क्या देखा था बेटा जी? प्रकाश का परावर्तन देखा था। और प्रकाश के परावर्तन में हमने बात की थी कि जब प्रकाश किसी चमकीली सतह, जैसे मान लो ये क्या है? दर्पण है और इस पर कोई प्रकाश आपतित होता है तो वो लौट कर उसी माध्यम में वापस चला जाता है जिस माध्यम से वह आया था। प्रकाश की यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ये आपतित किरण थी, ये परावर्तित किरण थी, और ये क्या था अपने पास? अभिलंब था। क्या था? अभिलंब था। क्लियर है? उसके बाद हमने प्रकाश के दो नियम पढ़े थे, सॉरी परावर्तन के दो नियम पढ़े थे। एक तो नियम था अपने पास में कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब क्या होते हैं? तीनों एक ही तल में होते। आ रही है कि नहीं बात समझ में? अरे हाँ बोलो रे। जैसे ही हमने देखा जब प्रकाश के दूसरे नियम की हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। क्लियर है बेटा जी इतनी सी बात? आप लोगों ने कहा बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद में हम जब आगे बढ़े थे तो हमने देखा था परावर्तन कैसे हो रहा था? दर्पण से। तो हमने बात की थी दर्पण की कि जब किसी कांच की एक सतह पर रेड ऑक्साइड की परत चढ़ा दी जाती है तो क्या बन जाता है? दर्पण बन जाता है। और दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण।
क्या होता है बेटा जी, एक तो समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण होता है। समतल दर्पण में समतल कांच की सतह पर कलई की गई थी और गोलीय दर्पण में गोलीय कांच की यानी खोखले गोले को काटकर उसकी एक सतह पर कलई की गई थी, तो वह कौन सा बना था, गोलीय दर्पण बना। समतल दर्पण में हमें एक चीज विशेष याद रखनी है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैसी होती है, अनंत होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैसी होती है बेटा जी, अनंत होती है। क्लियर है दिलीप जी बात, आपने कहा बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद में हम काय पे पहुंचे, उसके बाद में हम पहुंचे थे काय पे बेटा, गोलीय दर्पण पर। गोलीय दर्पण में हमने बात की थी कि गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। जल्दी से हाँ कर दो, आ रही है आवाज समझ में। तो जैसे ही हमने देखा कि एक तो समतल दर्पण और सॉरी एक तो अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण, पहचान कैसे करेंगे सर जी, कटे हुए खोखले कांच के गोले की अगर आंतरिक सतह पर कलई कर दी जाएगी तो कौन सा दर्पण प्राप्त होगा, आंतरिक मतलब अंदर वाली सतह पर जब कलई की जाएगी तो अवतल दर्पण प्राप्त होगा, और बाहर वाली सतह पर जब कलई की जाएगी तो कौन सा दर्पण प्राप्त होगा, आपने कहा उत्तल दर्पण प्राप्त। क्लियर है। जैसे ही हमने गोलीय दर्पणों की बात कर ली तो गोलीय दर्पणों के बाद में हम पहुंचे थे बेटा गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में। जब महत्वपूर्ण परिभाषाओं की हम बात कर रहे थे तो महत्वपूर्ण परिभाषाओं में हमने काय काय की बात की, हमने वक्रता त्रिज्या की बात की, हमने वक्रता केंद्र की बात की, हमने ध्रुव की बात की, हमने फोकस की बात की, हमने मुख्य अक्ष की बात की, और इन सबकी डेफिनेशन भी हमने पढ़ी थी। क्लियर है ये बात। जैसे ही हमने ये चीजें पढ़ी तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था चिन्ह परिपाटी, कि किधर चलने पर कौन सी दूरी पॉजिटिव होती है और किधर चलने पर कौन सी दूरी नेगेटिव। अरे समझ में, तो हमने ये देखा था कि प्रकाशित किरण की दिशा में चली गई सभी दूरियां सदैव कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी, और प्रकाशित किरण के विपरीत दिशा में चली गई दूरियां सदैव कैसी होंगी, नेगेटिव होंगी। क्लियर है तो इसी बात। मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर मापी गई सभी ऊंचाइयां सदैव कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी, और मुख्य अक्ष के नीचे की ओर मापी गई सभी ऊंचाइयां सदैव कैसी होंगी, नेगेटिव। यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी, हम काइट पर रिकॉल कर रहे हैं बेटा, रे ऑप्टिक्स को दोबारा से एक बार क्या कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। क्लियर है ना इतनी बात। उसके बाद में हमने देखा कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों के निर्माण की 6 परिघटनाएं देखी थी। जब वस्तु को अनंत पर रख रखा था तो प्रतिबिंब फोकस पे बन रहा था, बहुत छोटा बन रहा था, उल्टा बन रहा था, और कैसा था, वास्तविक था। ऐसे ही जैसे जैसे मैं वस्तु को सॉरी जैसे जैसे मैं वस्तु को क्या कर रहा था, दर्पण की ओर लेके आ रहा था, वैसे वैसे प्रतिबिंब दर्पण से दूर जा रहा था और क्या होता जा रहा था, बड़ा होता जा रहा था। हर कंडीशन में प्रतिबिंब कैसा बन रहा था, वास्तविक बन रहा था और उल्टा बन रहा था। मात्र एक कंडीशन ऐसी आई थी जिस कंडीशन में प्रतिबिंब कैसा हुआ था, सीधा बना था। कैसा बना था बेटा जी, सीधा बना था, और कैसा था, आभासी था। सीधा होगा तो कैसा होगा, आभासी होगा, और उल्टा होगा तो कैसा होगा, वास्तविक होगा। क्लियर है तो इसी बात। उसके बाद में हमने बात की थी क्या की, उत्तल दर्पण की। जब हम उत्तल दर्पण की बात कर रहे थे तो उत्तल दर्पण में भी हमने देखा था, क्या देखा था बच्चा, कि इसके द्वारा हम एक प्रतिबिंब, एक या दो प्रतिबिंब के माध्यम से पहचान कर सकते हैं कि प्रतिबिंब सदैव छोटे बनेंगे और सदैव सीधे बनेंगे। सीधे बनेंगे तो सदैव कैसे होंगे, आभासी हो। सीधे सदैव कैसे होते हैं, आभासी होते हैं और दर्पण के पीछे जाके बने। क्लियर है इतनी सी बात। उसके बाद में हमने रिलेशन देखा था यू वी और एफ में। जब ये रिलेशन देखा था तो निकल के आया था 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस प्लस 1/, दर्पण के लिए सूत्र निकल के आया था कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/, यहां तक क्लियर है। जैसे ही हमने ये सारी परिघटनाएं कंप्लीट की, जैसे ही हम लोगों ने ये परिकल्पनाएं या ये चीजें क्लियर की तो हम आगे पहुंचे बेटा काय पे,
अपवर्तन पे, प्रकाश के अपवर्तन पे पहुंचे। और जब प्रकाश के अपवर्तन पे हम लोग पहुंचे तो प्रकाश के अपवर्तन में हमने क्या देखा था? आपने कहा सर जी कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाशिक किरण अपने पथ से थोड़ी सी विचलित हो जाती है, और विचलन की यही घटना तो क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अपवर्तन के लिए हमने क्या देखा था? अपवर्तन के दो नियम है। एक नियम तो कौन सा है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल में होती है। पहली तो ये, और दूसरा आप सबको कंठस्थ याद होना चाहिए, द मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा होता है? सर जी स्नेल का नियम होता है, स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या कहता है कि आपतन कोण की जा यानी साइन आई बट्टे में साइन आर बराबर क्या होता है? नियतांक होता है, और नियतांक को हम क्या लेके चलते हैं? अपवर्तनांक लेके चलते हैं। अर्थात द्वितीय नियम इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, और इसे कैसे जानते हैं बेटा? स्नेल के नियम से समझते हैं। कैसे समझते हैं? स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम कहता है कि आपतन कोण की ज्ञात तथा अपवर्तन कोण की ज्ञात का अनुपात सदैव क्या होता है? स्थिरांक। हाँ बोल दो जल्दी से, आ रही बात समझ में? जैसे ही हमने अपवर्तन पढ़ा तो अपवर्तन के बाद में हमने कुछ परिघटनाएं भी देखी थी कि किस प्रकार से वी सी और काय में बेटा जी बी सी और एन में रिलेशन होता है, अर्थात माध्यम परिवर्तन होने पर प्रकाश की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन परिघटनाओं के बारे में भी हम लोगों ने बात की। उसके बाद में हम और आगे बढ़े तो हम बात कर रहे थे क्या की लेंसों की, और लेंसों में मैंने ये कहा था कि जो जो परिघटनाएं अवतल दर्पण प्रदर्शित करता है वही परिकल्पनाएं कौन करता है बेटा? वही परिघटनाएं कौन प्रदर्शित करता है? वही उत्तल लेंस करता है। और जो जो परिघटनाएं उत्तल दर्पण करता है वही परिघटनाएं अवतल लेंस। हाँ बोलो, इतनी बात समझ में आ गई हो तो आगे बढ़े। तब जैसे ही हमने ये सारी चीजें देखी तो हमने चित्र वगैरह भी देखे थे, किस प्रकार से प्रतिबिंबों का निर्माण होता है वो भी देखा था। और उसके बाद में हम पहुंचे थे काय पे? यूवीएफ में रिलेशन पे। यूवीएफ में रिलेशन की बात की थी तो आपको पता होगा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। हमारे पास क्या निकल के आता है? यूवीएफ में रिलेशन निकल के कौन कौन सा आता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u निकल के आता है। क्लियर है? तो इसी बात, दर्पण में यहाँ प्लस था और लेंस में यहाँ पे क्या होता है? माइनस होता है। ठीक, जैसे ही हमने ये परिघटना क्लियर की उसके बाद में हमने लेंस मेकर फॉर्मूले की बात की थी। लेंस मेकर फॉर्मूले के बाद में हमने दो लेंसों को एक दूसरे के पास रख के देखा था, हमने दो से अधिक लेंसों को एक दूसरे के पास रख के देखा था। और ध्यान रखना, लेंसों को रखना और लेंस मेकर फॉर्मूला इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। क्लियर है? पेपर में छपता है तो ध्यान रखें, लेंस मेकर फॉर्मूला और लेंसों का संयोजन मोस्ट इंपोर्टेंट और पेपर में आ ही जाता है। क्लियर? जैसे ही हमने ये सारी चीजें क्लियर की तो इन सारी चीजों को क्लियर करने के बाद में हम आगे पहुंचे, लेंस को खत्म करके काय पे पहुंचे? प्रकाश के प्रकीर्णन पे। प्रकाश के काय पे पहुंचे बेटा? प्रकीर्णन पे। और प्रकीर्णन के लिए उत्तरदायी कारक था, वो कौन था? तो आपने मुस्कुराते हुए कहा सर जी वो तो प्रिज्म था। सर जी कौन था वो? प्रिज्म था वो तो मैंने बताया था कि बेटा प्रिज्म क्या होता है? त्रिभुजाकार आकृति ही क्या कहलाती है? प्रिज्म कहलाती है। लेकिन वो कैसी होनी चाहिए? पारदर्शी होनी। कैसी होनी चाहिए? पारदर्शी होनी चाहिए। अर्थात पारदर्शी त्रिभुजाकार आकृति से श्वेत प्रकाश को जब गुजारा जाता है तो अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, और यही परिघटना तो क्या कहलाती है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। और उन 7 रंगों को हम VIBGYOR से प्रदर्शित करते हैं। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इस प्रकार से। और इसके संबंध में भी मैंने आपको बात बताई थी कि सबसे कम विचलन किसका होता है? रेड का होता है, और सबसे अधिक विचलन किसका होता है? वॉयलेट का। क्लियर है?
हमने बात की थी विचलन कोण तथा प्रिज्म कोण के मध्य रिलेशन की, याद होगा डेल्टा एम और ए के मध्य रिलेशन की भी बात की थी हमने। तो क्या निकल के आया था, एन बराबर निकल के आया था साइन ए प्लस डेल्टा एम बट्टे में 2 अपॉन साइन 2r अपॉन 2 या साइन ए अपॉन 2। क्या निकल के आया था, साइन ए अपॉन 2 निकल के आया था। मैंने 2 से 2 इससे इसको हटाया था तो इस प्रकार से निकल के आया था एन ए बराबर कितना आया था बेटा, ए प्लस डेल्टा ऑफ एम, डेल्टा ऑफ एम। तो यहाँ से विचलन कोण क्या निकल के आया था, विचलन कोण निकल के आया था ए इंटू में एन माइनस 1। क्लियर है। इन सारी परिघटनाओं को कंप्लीट करते हुए, इन सारी परिकल्पनाओं को, क्योंकि ये पेपर में आता है तो ध्यान रखें प्रिज्म का ये वाला जो पार्ट है ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद में हम काय पे पहुंचे, हम पहुंचे थे ह्यूमन आई, मानव नेत्र के बारे में बात कर रहे थे। और मानव नेत्र के बारे में जब हम लोग बात कर रहे थे तो मानव नेत्र में हम लोगों ने क्या देखा था, मानव नेत्र में सर जी हमने मानव नेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में बात की थी और मानव नेत्र में उत्पन्न होने वाले दोषों की बात। क्लियर है। तो मैंने बताया था आपके सिलेबस में मुख्य रूप से 4 नेत्र दोष होते हैं। आपके सिलेबस में कितने हैं, 4 दोष हैं। कौन कौन से हैं 4 दोष तो आपने बताया था एक तो होता है सर निकट दृष्टि दोष, एक होता है सर जी दूरदृष्टि दोष, एक होता है सर जी कौन सा जरा दृष्टि दोष, और एक कौन सा होता है अबिंदुकता दोष। निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता दोष। इस प्रकार से मुख्य कितने दोष पाए जाते हैं, 4 दोष पाए जाते हैं। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। कारण क्या होता है, नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना अथवा वक्र बढ़ जाना। वक्र बढ़ जाएगा तो प्रतिबिंब जहां बनना था उससे पहले ही प्रकाशिक किरणें अर्थात रेटिना से पहले ही दोनों प्रकाशिक किरणें क्या हो जाती है, एक दूसरे से मिल जाती है। रेटिना से पहले ही क्या हो जाता है, प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है, इसलिए दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद में हमने क्या किया था, इसके निवारण के लिए उचित फोकस दूरी के कौन से लेंस का उपयोग किया था, अवतल लेंस का उपयोग। उसके बाद में हम आगे बढ़े और आगे बढ़े तो हमने देखा था कौन सा दूरदृष्टि दोष। और दूरदृष्टि दोष की जब हम बात कर रहे थे तो हमने बात की थी उठाकाई की कि जहां दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई दे परंतु पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई न दे तो ऐसा दोष क्या कहलाता है। तो आप लोगों ने कहा सर जी ये तो दूरदृष्टि दोष होता है। कैसे हमने दूरदृष्टि दोष की बात की तो हमने कहा सर जी कारण क्या होता है, तो आपने कहा सर जी इसमें जो नेत्र गोलक होता है वो छोटा हो जाता है अर्थात वक्रता क्या हो जाती है, वक्र क्या हो जाता है, घट जाता है। तो इसमें क्या होगा, प्रकाशिक किरणें रेटिना पर न मिलकर रेटिना से पीछे मिलती हैं। इसका निवारण क्या होगा सर जी, इसके निवारण के लिए उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग। उसके बाद में जब हम आगे पहुंचे तो आगे पहुंच के हम लोगों ने देखा, क्या देखा बेटा जी, हम लोगों ने देखा कि अगला जो दोष होता है अपना वो अगला दोष होता है जरा दृष्टि दोष। मैंने बोला जरा जरा भी अर्थात न तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। तो ऐसा दोष क्या कहलाता है। अच्छा आप लोगों ने कहा कि सर जी ये तो जरा दृष्टि दोष है। कौन सा दोष है, जरा दृष्टि दोष है। इसके निवारण के लिए क्या करें, इसके निवारण के लिए बेटा जी उत्तल तथा अवतल दोनों लेंसों का इस्तेमाल किया जाता है अर्थात द्विफोकल लेंस का उपयोग इस दोष के निवारण के लिए किया जाए। हाँ बोल दो जल्दी से, आ रही बात समझ में। चलिए आगे जब हम पहुंचे तो आगे हमने देखा कि अगला अपना जो दोष सिलेबस में है वो कौन सा है, तो आपने बताया सर जी अगला है अबिंदुकता दोष अर्थात ऐसा दोष जिसमें कुछ लंबवत तथा कुछ क्षैतिज रेखाएं खींचे जाने पर या तो क्षैतिज रेखाएं दिखाई देती है अर्थात लंबवत या फिर लंबवत रेखाएं दिखाई देती हैं या फिर
इनके सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई देते हैं, कटान बिंदु ही दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं बेटा जी? कटान बिंदु ही दिखाई देते हैं। तो ऐसा दोष क्या कहलाता है? ऐसा दोष कहलाता है सर जी अबिंदुकता दोष। क्लियर है इतनी सी बात? आप लोगों ने कहा बिल्कुल क्लियर है सर। तो यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात कर ली थी। अब हम लोग रे ऑप्टिक्स का एक लास्ट टॉपिक रह रहा है अपने पास में। रे ऑप्टिक्स का लास्ट टॉपिक रह रहा है और वो लास्ट टॉपिक है प्रकाशीय यंत्र। कौन सा बेटा जी? प्रकाशीय यंत्र यानी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अब मैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करूं, काय की बात करूं बेटा जी? मैं बात करूं काय की? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की। जब मैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि प्रकाशीय यंत्रों की मैं बात करता हूं तो मैं कहूंगा कि वे यंत्र जिनकी सहायता से वस्तुओं के स्पष्ट प्रतिबिंब निर्मित किए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? प्रकाशीय यंत्र कहलाते हैं। और प्रकाशीय यंत्र बेटा जी दो प्रकार के होते हैं। प्रकाशीय यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो कौन सा होता है? एक तो सूक्ष्मदर्शी होता है और एक होता है दूरदर्शी। यानी एक तो माइक्रोस्कोप होता है और एक होता है टेलीस्कोप। एक तो सूक्ष्मदर्शी और दूसरा दूरदर्शी। नाम से ही पता चल रहा होगा जो सूक्ष्म चीजों को, बहुत छोटी चीजों को दिखाने में मदद करता है दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोप। वही क्या कहलाता है? सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। तथा जो दूर की वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब निर्मित करके उन्हें दिखाने का कार्य करता है वही तो क्या कहलाता है? वही तो दूरदर्शी यानी कि टेलीस्कोप है। आ रही है बात समझ में? तो इस प्रकार से अगला अपना जो टॉपिक है वो टॉपिक है बेटा जी अगला क्या हम कह सकते हैं रे ऑप्टिक्स का लास्ट टॉपिक है। कौन सा? प्रकाशीय यंत्र। तो मैं बात कर रहा हूं अगला अपना टॉपिक कौन सा? प्रकाशीय यंत्र यानी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहा हूं, प्रकाशीय यंत्र की। जब मैं प्रकाशीय यंत्र की बात करूंगा तो मैं कह सकता हूं कि वे यंत्र जो जो वस्तुओं को दिखाने में सहायता करते हैं क्या कहलाते हैं बेटा जी? प्रकाशीय यंत्र कहलाते हैं। प्रकाशीय यंत्र कहलाते हैं। प्रकाशीय यंत्र कहलाते हैं। क्लियर है बेटा जी इतनी सी बात? क्या कहलाते हैं? प्रकाशीय यंत्र कहलाते हैं। और प्रकाशीय यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। मैं कह रहा हूं ये दो प्रकार के दो प्रकार के दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा जी? दो प्रकार के होते हैं। प्रकाशीय यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो होता है सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप और एक होता है दूरदर्शी यानी कि टेलीस्कोप। चलिए तो मैं कह रहा हूं कितने प्रकार के होते हैं बेटा जी? दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है अपने पास सूक्ष्मदर्शी। कौन सा दर्शी? सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप और दूसरा कौन सा होता है? तो आपने मुस्कुराते हुए कहा कि सर जी दूसरा होता है दूरदर्शी। कौन सा? दूरदर्शी। और दूरदर्शी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेलीस्कोप।
ठीक है जी। तो एक तो कौन सा हो गया, माइक्रोस्कोप, और दूसरा कौन सा हो गया अपने पास, तो आपने कहा सर जी दूसरा हो गया अपने पास टेलीस्कोप। ठीक है, एक तो माइक्रोस्कोप हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, टेलीस्कोप हो गया। अब आपको क्लियर पता चल रहा होगा सूक्ष्मदर्शी क्या बता रहा है, जो सूक्ष्म चीजों को दिखाने का कार्य करता है वो कौन होता है, वो सर जी अपने पास सूक्ष्मदर्शी होता है। कौन होता है जी बेटा जी, सूक्ष्मदर्शी होता है। तो मैं पहला अगर लेके चलूं तो मैं कहूंगा सूक्ष्मदर्शी। कौन सा दर्शी बेटा, सूक्ष्मदर्शी। मैं सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप की बात करूं, माइक्रोस्कोप, मैं बात कहीं कर रहा हूं था सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप की बात कर रहा हूं। तो मैं कहूंगा वे प्रकाशीय यंत्र, क्या कहूंगा बेटा जी, मैं कहूंगा वे प्रकाशीय यंत्र, वे प्रकाशीय, प्रकाशीय यंत्र, यंत्र जो सूक्ष्म वस्तुओं, जो सूक्ष्म वस्तुओं को, वस्तुओं को दिखाने में, वस्तुओं को दिखाने में सहायता करते हैं, सहायता करते हैं, सहायता करते हैं, क्या कहलाते हैं बेटा, सूक्ष्मदर्शी कहलाते हैं। सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी कहलाते हैं, सूक्ष्मदर्शी कहलाते हैं। क्लियर है बेटा, आ रही है समझ में, यानी जो सूक्ष्म वस्तुओं को दिखाने का कार्य करते हैं वो क्या कहलाते हैं, सूक्ष्मदर्शी कहलाते हैं। अब सूक्ष्मदर्शी भी कितने प्रकार के होते हैं बेटा जी, दो प्रकार के होते हैं। सूक्ष्मदर्शी भी कितने प्रकार के होते हैं अपने पास, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सरल सूक्ष्मदर्शी और एक होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। एक तो होता है सरल सूक्ष्मदर्शी और एक होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। हरी बात समझ में, तो मैं बात करूं यहां से तो मैं कहूंगा सूक्ष्मदर्शी, मैं क्या कहूंगा बेटा जी, सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा जी, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सरल सूक्ष्मदर्शी और दूसरा कौन सा होता है अपने पास, एक तो होता है बेटा जी, एक तो होता है अपने पास सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्म, सूक्ष्मदर्शी। एक तो कौन सा होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी होता है। कौन सा होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी होता है। और सरल सूक्ष्मदर्शी को क्या बोलते हैं, इसको बोल देंगे जनरल माइक्रोस्कोप या सिंपल, सिंपल माइक्रो, माइक्रोस्कोप। और दूसरा कौन सा होता है, तो दूसरा आप लोग कहेंगे ये होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। क्या होता है बेटा जी, संयुक्त सूक्ष्म, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, कंबाइंड माइक्रोस्कोप, कंबाइंड माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप, कंबाइंड माइक्रोस्कोप। तो इस प्रकार से सूक्ष्मदर्शी कितने प्रकार के होते हैं बेटा जी अपने पास, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सरल सूक्ष्मदर्शी और दूसरा होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी, आप लोगों ने कहा कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। एक बार क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। हो गया बेटा, चलें, आप लोगों ने कहा बिल्कुल चलिए। तो आगे अपना दूसरा जो प्रकाशीय यंत्र होता है वो कौन सा होता है, तो आप लोगों ने कहा सर जी दूसरा होता है
दूरदर्शी। दूसरा कौन सा होता है? दूरदर्शी। और दूरदर्शी के नाम से ही पता चल रहा होगा कि दूरदर्शी कौन होता है। तो आप कहेंगे सर जी जो दूर की वस्तुओं को दिखाने में सहायता करता है वो कौन होता है? वो दूरदर्शी। कौन होता है? दूरदर्शी होता है। तो मैं बात कर रहा हूं दूसरा कौन सा हो जाएगा अपने पास? दूसरा हो जाएगा सर जी दूरदर्शी। कौन सा दर्शी? दूरदर्शी। दूरदर्शी यानी कि टेलीस्कोप। टेलीस्कोप। मैं बात कर लूंगा बेटा काय की टेलीस्कोप के बारे में। जब मैं टेलीस्कोप के बारे में बात कर रहा हूँ तो टेलीस्कोप के बारे में मैं क्या कहूंगा? टेलीस्कोप के बारे में मैं कहूंगा बेटा जी क्या जी सुनिए मैं कहूंगा वे प्रकाशीय यंत्र। वे प्रकाशीय वे प्रकाशीय यंत्र जो जो दूर स्थित जो दूर स्थित वस्तुओं को दूर स्थित वस्तुओं वस्तुओं को को दिखाने में दिखाने में हाँ जी तो हम बात नहीं कर रहे थे बेटा। हम बात कर रहे थे टेलीस्कोप के बारे में। काय के बारे में बात कर रहे थे? टेलीस्कोप के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। काय के बारे में बात कर रहे थे बेटा? टेलीस्कोप के बारे में। यानी मैं कहूंगा वे प्रकाशीय यंत्र जो दूर स्थित वस्तुओं को दिखाने में सहायता करते हैं। सहायता करते हैं करते हैं क्या कहलाते हैं बेटा जी? तो आप कहेंगे दूरदर्शी कहलाते हैं। दूरदर्शी दूरदर्शी कहलाते हैं कहलाते हैं। क्लियर है बेटा? और दूरदर्शी कितने प्रकार के होते हैं? तो आपने कहा सर जी दूरदर्शी होते हैं ऐसे तो सामान्यतः दो ही प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अपवर्तन दूरदर्शी और एक होता है कौन सा? परावर्तक दूरदर्शी। एक तो कौन सा? अपवर्तक दूरदर्शी और दूसरा होता है अपने पास परावर्तक दूरदर्शी। ठीक है बेटा जी? तो कौन से कितने प्रकार के होते हैं? मैं कहूंगा दूरदर्शी दूरदर्शी दो प्रकार के दो प्रकार के होते हैं होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं बेटा जी? तो आप कहेंगे सर जी दूरदर्शी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अपवर्तक दूरदर्शी और दूसरा होता है परावर्तक दूरदर्शी। एक तो कौन सा? अपवर्तक दूरदर्शी और दूसरा होता है अपने पास में परावर्तक दूरदर्शी। तो मैं कहूंगा दूरदर्शी कितने प्रकार के होते हैं अपने पास? तो आप कहेंगे सर जी दूरदर्शी हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अपने पास अपवर्तक 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 दूरदर्शी दूरदर्शी। ठीक है? क्या बोलेंगे इसको? रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप टेलीस्कोप रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप इसको हम लोग बोलते हैं। और दूसरा होता है अपने पास दूसरा कौन सा होता है बेटा जी?
तो आप कहेंगे सर जी दूसरा होता है परावर्तक दूरदर्शी। कौन सा होता है? परावर्तक दूरदर्शी। दूरदर्शी। एक तो कौन सा होता है? अपवर्तक दूरदर्शी, और दूसरा होता है अपने पास परावर्तक दूरदर्शी। और परावर्तक दूरदर्शी को हमको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव। क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव। रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप। टेलीस्कोप। क्लियर है इतनी सी बात? तो मैंने देखा कि सर जी सूक्ष्मदर्शी भी अपने पास कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो सरल सूक्ष्मदर्शी और दूसरा होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इधर अगर मैं बात करूं टेलीस्कोप यानी दूरदर्शी की, तो दूरदर्शी भी दो होते हैं। एक तो होता है अपवर्तक दूरदर्शी और एक होता है परावर्तक दूरदर्शी, यानी रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप एंड रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप। आ रही बात समझ में? क्लियर है? ये उल्टा कर दिया हम लोगों ने। क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव, रिफ्रैक्टिव, और ये हो जाएगा अपने पास रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव भाई परावर्तक यानी रिफ्लेक्टिव, ठीक है, और ये कौन सा हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव। तो इस प्रकार से दूरदर्शी कितने प्रकार के हो गए जी अपने पास? दूरदर्शी हो गए सर जी अपने पास में दो प्रकार के। एक तो हो गया अपवर्तक दूरदर्शी और दूसरा हो गया परावर्तक दूरदर्शी। इन्हीं को हम लोग पढ़ने वाले। और यहाँ से बोर्ड पेपर में एक न एक क्वेश्चन 101% आना ही आना। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो यहाँ से क्वेश्चन आने से रोक ले। ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक नहीं, मैं कहूंगा कौन सा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से एक न एक क्वेश्चन हर साल टपकता है, तो इस बार भी आना ही आना। क्लियर है? चलिए, तो मैं बात कर रहा हूं अब काय की बात करूंगा बेटा जी? मैं बात करूंगा यहाँ से अपना कौन सा सूक्ष्मदर्शी की बात कर लेते हैं। काय की बात कर ले बेटा जी? सूक्ष्मदर्शी। तो अगला अपना टॉपिक होगा सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्म सरल सूक्ष्मदर्शी। और सरल सूक्ष्मदर्शी की अगर मैं बात करूंगा, सरल सूक्ष्मदर्शी की जब मैं बात करूंगा तो मैं कहूंगा कि ऐसा सूक्ष्मदर्शी जो सिर्फ और सिर्फ एक ही लेंस से बनाया जाता है, वो कौन सा होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी। और नहीं तो बेटा जी ये वाला सूक्ष्मदर्शी तो आप सब लोगों ने लगभग देखा ही होगा। ज्योमेट्री बॉक्स जो हमारा आता है ना, ज्योमेट्री बॉक्स, उसमें आपने देखा होगा कि एक लेंस टाइप का एक लेंस होता है, और वो जो एक लेंस होता है ना, उसी लेंस को उनका हम लोग क्या बोलते हैं? सरल सूक्ष्मदर्शी। क्या बोलते हैं उसको? सरल सूक्ष्मदर्शी। यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? एक उत्तल लेंस होता है। कौन सा होता है बेटा जी? एक उत्तल लेंस होता है। बचपन में कांड भी किए थे इससे, याद है कि नहीं? आप लोगों ने नहीं किए होंगे, हम लोगों ने तो किए हैं। क्या इससे कांड ये किए हैं सर जी? ये प्रकाशित किरणों को काय का काम करता है? सिकोड़ने का काम करता है। भाई उत्तल लेंस का काम क्या होता है? प्रकाशित किरणों को सिकोड़ना। तो ऊपर से धूप आ रही हो और हम उसके पास में सामने एक उत्तल लेंस को किसी स्टैंड के माध्यम से पकड़ लें और उसके नीचे लगा दें कागज। उसके नीचे क्या लगा दें बेटा जी? कागज लगा दें। तो आप देखेंगे कुछ समय पश्चात कागज क्या हो जाता है? जल जाता है। हमें तो चप्पल भी जलाएंगे। क्या जलाएंगे? चप्पल तक जला दिए। ठीक है? और इससे हो सकता है आप समझने की कोशिश करें कि मान लो गर्मियों का समय है, धूप है तेज, और उस धूप के सामने आपने क्या लगा दिया? उत्तल लेंस। जैसे उत्तल लेंस लगाएंगे तो प्रकाशित किरणों को क्या करेगा? एक जगह इकट्ठा करेगा। और आपने क्या रख दी? कोई वस्तु रख दी, तो जो प्रकाशित किरणें फैलकर उस वस्तु तक आ रही थी, अब वो इकट्ठी होकर उस वस्तु तक आएंगी। और उस वस्तु तक जब आएंगी तो उनका जो ऊष्मा होगी वो एक जगह पे प्रभाव डालेगी, और एक जगह पे जब प्रभाव डालेगी तो सीधी सी बात है उस जगह वो क्या कर देगी? वो जला देगी। उस वस्तु में क्या लगा देगी?
आग लगा देगी। और ये प्रैक्टिकल आप बड़े आराम से कर सकते, क्योंकि सरल सूक्ष्मदर्शी तो आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। जी बुक स्टोर पे जाएं और उससे जाके ये बोल देना कि सर जी भैया आप हमें एक सरल सूक्ष्मदर्शी दे दो, या फिर वो सरल सूक्ष्मदर्शी से ना समझे तो लेंस दे दो। तो लेंस जब वो देगा, स्टैंड वाला लेंस देगा, उस स्टैंड वाले लेंस से आप ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं। क्लियर है? तो मैं कहूंगा सरल सूक्ष्मदर्शी, तो मैं यहां से कह सकता हूं सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी में एक उत्तल लेंस, एक उत्तल लेंस लेंस लगाया जाता है, लगाया जाता है, जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से, सहायता से छोटी वस्तुओं, छोटी वस्तुओं का प्रतिबिंब, का प्रतिबिंब निर्मित, निर्मित किया जाता है, किया जाता है। जिनकी सहायता से क्या किया जाता है बेटा? जिनकी सहायता से क्या किया जाएगा? जिनकी सहायता से वस्तुओं का प्रतिबिंब निर्मित किया जाता है। जैसे, मेरी बात सुनिएगा गौर से, एक मिनट बताइए। ठीक है, तो यहां से देखिए बेटा, तो मैं इस प्रकार से कह सकता हूं, इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से मैं क्या कह दूंगा, इस प्रकार से ये वाला जो सूक्ष्मदर्शी हो जाएगा, इस सूक्ष्मदर्शी को ही हम क्या बोलते हैं? सरल सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मान लो मैंने यहाँ पे कोई वस्तु रख दी, इसके समक्ष यहाँ पे कोई मैंने क्या रख दी? वस्तु रख दी। इस प्रकार से जैसे ही मैंने ये वस्तु रखी, तो आप लोग कहेंगे कि सर जी इसके लिए तो आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा बेटा जी? तो इसके लिए आप एक सीधी रेखा खींचिए जो मुख्य अक्ष के समांतर हो। जैसे मुख्य अक्ष के समांतर रेखा खींची, अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी? ये सरल रेखा, ये जो सरल रेखा आपने खींची थी, ये इस प्रकार से क्या हो जाएगी? इस प्रकार से अपवर्तित हो जाएगी। हो गई साहब अपवर्तित? आपने कहा बिल्कुल होगी साहब अपवर्तित। अब मैं क्या कर दूं? मैं एक रेखा ऐसी खींच दूं जो कहां से होके जा रही हो? जो सर जी जा रही हो प्रकाशिक केंद्र से होकर। ये लीजिए साहब, कहां से होके निकल गई? प्रकाशिक केंद्र से होके निकल गई, ये वाली रेखा गई। अब आप लोगों ने कहा कि सर जी जहां जहां पर जहां पर ये दोनों रेखाएं मिलती हैं, वहीं पर काय का निर्माण होता है, वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो यहाँ मिल रही है तो यहीं पर काय का निर्माण हो जाएगा? प्रतिबिंब का निर्माण। काय का निर्माण हो जाएगा? प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार देखिए, तो मैं इसको अगर नाम दूं, इसको नाम दे देता हूं ए डैश बी डैश, इसको नाम दे दूंगा मैं, सॉरी इसको बोल दूं ए बी, ए बी, और इसको बोल देता हूं मैं ए डैश बी डैश। यही तो अपने पास में क्या है? यही सर जी अपने पास में सरल सूक्ष्मदर्शी है। क्या है? सरल सूक्ष्मदर्शी। पेपर में ज्यादातर सरल सूक्ष्मदर्शी से क्वेश्चन नहीं पूछता। पेपर में ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है या तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से, अपवर्तक सूक्ष्मदर्शी से, नहीं तो परावर्तक
सॉरी अपवर्तक दूरदर्शी से, अथवा तीसरी कौन सी है अपने पास, परावर्तक दूरदर्शी। इन तीनों से हर साल पेपर में क्वेश्चन टपकता ही टपकता है। तो ध्यान रखें, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, परावर्तक दूरदर्शी और अपवर्तक दूरदर्शी, इन तीनों पर विशेष फोकस देना। एक बार इसको क्या करिए, नोट करिएगा। हो गया बेटा जी? चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल कोशिश करेंगे कि आपकी रे ऑप्टिक्स खत्म हो जाए, क्योंकि आपके में बचा है आओ, एक तो बच रहा है आपके पास में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, एक बच रहा है अपवर्तक दूरदर्शी, और एक बच रहा है आपका परावर्तक दूरदर्शी। तो कोशिश करेंगे कि कल खत्म हो जाए, और अगर कल खत्म नहीं होता है तो परसों, तो 101% रे ऑप्टिक्स को क्या कर देंगे, हम समाप्त कर देंगे। क्लियर है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। क्लियर है? चलिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।